कोई भी ऐसे 5 मेजर पॉइंट्स जो आपको लगता है कि सबको बस घोट के पी जाने चाहिए और ये सब करना चाहिए? किसी पे भी इजीली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई सोशल मीडिया पे है नहीं है हमारी जनरेशन में भी, तो इट्स अ वेरी बिग रेड फ्लैग। और जैसे कोई पर्सन आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, टू गुड टू बी ट्रू, यही रेड फ्लैग ये है। रेड फ्लैग है। कोई ऐसी वेबसाइट्स वगैरह होती है कि जाके किसी पे डीप सर्च करा जा सके? बीइंग डिटेक्टिव बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम उस पर्सन के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इवन मैं आपके बारे में भी निकाल सकती हूँ, मुझे सिर्फ आपका फ़ोन नंबर चाहिए। एक केस हमने किया था। शी इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ अ वेरी बिग बिजनेस टाइकून फैमिली। जब वो मेरे पास आई, उसके फेस पे मार्क्स थे जैसे किसी से मारा हो या कहीं चोट लगी हो। बचाओ मुझे, उस आदमी से बचाओ, डरो मत, मैं हूं ना। Is it easy for you guys to detach from the case? नॉट एग्जैक्टली, बट येस, हमें करना पड़ता है। कोई ऐसी स्टोरी जिसमें लस्ट से आपने देखा हो कि यार लोग क्या ही कर रहे हैं? सो उनके पास एक रिसेंटली कॉल आया था और उसने ये बताया कि आपकी जो वाइफ है उसका अफेयर मेरे साथ था और अब उसका अफेयर किसी और थर्ड पर्सन के साथ हो गया है। जो लोग सिचुएशन में फंस जाते हैं उनको आप क्या गाइड करोगे? इट्स गुड कि उन्होंने अभी एक करेक्टिव एक्शन ले लिया। देन दे शुड स्टार्ट अ न्यू लाइफ। क्यों कोई लेडी इतनी एक्सट्रीम हो गई जब वो इतने प्यार में थी? जब हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी तो किसी ने भी हमें पॉजिटिव फीडबैक नहीं दिया उस गर्ल का। फिर हमने गर्ल को फॉलो करना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि वो अलग अलग मेल पर्सन्स के साथ किसी बहुत डिंजी सी होटल में जाती है एंड शी इज रनिंग अ प्रॉपर रैकेट। आपको भी लगता है रिलेशंस पे ना आप इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो वेरी डिफिकल्ट कि आप सोसाइटी में जब ऐसी चीज़ें रोज़ देखते हो तो ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। आप लोगों को एप्स्टीन तो बस नॉर्मल लगा होगा। हाँ, मैं कह सकती हूँ जब एप्स्टीन फाइल का मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तो मुझे लगा कि कुछ भी हो सकता है। और कोई केस जिसने आपको भी हिला के रख दिया? गर्ल मेरे पास एंड शी इज हार्डली 24-25 ईयर ऑफ एज ने मुझे बताया कि वो 3 साल से एक लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। इस क्लाइंट को जब मैंने ये बताया, उसे हमने वीडियोस भी दिखाए, फोटोज भी दिखाए और जब ये सारी रिपोर्ट दी, वो इतनी बुरी तरह रोई एंड शी वाज लाइक कि मेरे पास कोई ऑप्शन इस इंसान ने नहीं छोड़ी है कि मैं सुसाइड कर। आज के इस एपिसोड में आपको ट्रू क्राइम स्टोरीज, डिटेक्टिव स्टोरीज, कैसे डिटेक्टिव अंत तक पहुंचते हैं और कैसे लोगों की साइकोलॉजी इतनी एफ अप हो चुकी है आज के टाइम पे कि लोग क्या कर रहे हैं। लास्ट पॉडकास्ट में आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी, शुगर डैडी की स्टोरी सुनी, आपने एक केस की स्टोरी सुनी जो काफ़ी सैड थी जहाँ पे एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। और उसके बाद इतने सारे कमेंट्स आए, इतने सारे ऐसे सैड कमेंट्स भी थे जहाँ पे आप बता रहे थे कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे किसी की वाइफ छोड़ के चली जाती है, किसी की मदर किसी को छोड़ के चली जाती है, कोई बहुत ज़्यादा प्यार में, बहुत प्योर प्यार में लड़की होती है फिर भी चीट कर देती है। सो आई वॉन्ट कि आज जो हमारे साथ डिटेक्टिव है वो हमारे को ऐसी स्टोरीज बताए सो दैट आप डरे नहीं प्यार में, आप घबराए नहीं अपने उन लोगों के साथ जो आपसे बहुत क्लोज हैं, पर आप फिर भी सतर्क हो जाए, आप संभल जाएं, क्योंकि मरने से ज़्यादा बेटर है संभल जाओ और नॉट मरना। अगर कोई आपके साथ आपका बहुत अपना गलत कर देता है तो वो जीना मरने से ज़्यादा बुरा हो जाता है। सो आई वॉन्ट कि आप पहली बार डॉन टॉक्स पे आ रहे हैं, सो दैट थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, देन आई पुट माई क्वेश्चंस। हाय, मेरा नाम निधि जैन है। आई एम डायरेक्टर ऑफ स्लूथ्स इंडिया कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। इट्स अ डिटेक्टिव कंपनी और मैं ऑलमोस्ट 22 ईयर्स से इस कंपनी में वर्क कर रही हूँ एज अ डिटेक्टिव। और मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस हैंडल किए हैं जिसमें एट टाइम्स मुझे भी फील होता है कि हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है, या हम ऐसे कुछ केसेस देखते हैं कि हम भी शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा भी हमारी सोसाइटी में हो रहा है आजकल। राइट, सो आई वॉन्ट अभी जो हम स्टार्ट करें, जो आप मेरे को स्टोरीज बताओ, जो रियल केसेस बताओ, नॉट इवन स्टोरीज, जो आप रियल जो आपने एक्सपीरियंस किया, जो आपने सॉल्व किया वो बताओ। बट ना हम वुमेन सेंट्रिक लेके चलेंगे बिकॉज बहुत सारे मैंने एस्ट्रोलॉजिकल जब पॉडकास्ट करे हैं तो ना बहुत सारे अब एस्ट्रोलॉजी लोग जब करवाते हैं तो वो ना बहुत वनरेबल होके आते हैं। तो वो मेरे पास जब आए ना, जब मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करता बट पॉडकास्ट करते तो आते हैं कि हमने ये गलतियाँ कर दी। और जब मैं पूछता हूँ कि आपने क्या गलती कर दी, जब वो मेरे को बिल्कुल चिट्ठा लिखते हैं या ऑडियो मैसेज भेजते हैं तो मेरे को समझ आता है कि यार आपने तो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ही दी, अपने साथ साथ अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने हस्बैंड की, अपने बॉयफ्रेंड की भी ख़राब कर दी और अब आपको गिल्ट हो गया। अब वापस जाना तो कोई सॉल्यूशन नहीं बनता, बट ऐसा होता क्यों है वो हम समझेंगे किसी स्टोरी से। तो आप पहले कोई स्टोरी बताओ, उसके बाद फिर हम ये जानेंगे कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या थी, कि क्यों कोई लेडी इतनी एक्सट्रीम हो गई जब वो इतने प्यार में थी। बताइए।
देखो मेरे अभी रिसेंटली हमने एक केस किया है, मैं उसी से स्टार्ट करती हूँ। आपके लिए स्टोरी है बट ये हमारे लिए केस स्टडीज़ हैं, क्योंकि एक्चुअली हमने करे हैं और किसी की ज़िंदगी है जो रियल में हुआ है। सो इट इज़ नॉट स्टोरी, इट इज़ रियली हैपेंड ऑन समवन्स लाइफ। सो अभी रिसेंटली हमने एक केस किया था जिसमें एक कपल हमारे पास आए, एक मेल और फीमेल, ऑलमोस्ट 25 से 30 एज का एक कपल था। एंड द मेल पर्सन स्टार्ट सेइंग, उसने मुझे बताया कि उसके फादर की डेथ हुई अप्रॉक्सीमेट 2 साल पहले, और फादर की डेथ से पहले सब कुछ बिल्कुल ठीक था। उसकी मदर पूरा घर संभालती थी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो उनके एक बेटा भी है। सो बेटे को ग्रैंड मदर ही संभालती थी, यानी उसकी मदर संभालती थी, और फादर भी नॉन वर्किंग है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों घर पर रहते थे, यानी मदर फादर, और बेटा और डॉटर इन लॉ दोनों जॉब पे जाते थे। तो ग्रैंड किड को मदर एंड फादर संभालते थे। सो फादर की जब डेथ हुई, सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं डेथ के बाद। ऑल ऑफ सडन फादर की डेथ के बाद पहले तो मदर को मैनेज करना, वापस इमोशनली नॉर्मल होना, फिर बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, LIC पॉलिसीज़ हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर्स हैं, उन सब में नॉमिनी मदर थी, तो उन सबको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करना। तो बेटे ने एक अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंकर का नंबर दे दिया, जिसे वो बहुत टाइम से जानता था, वो ऑलमोस्ट 40 to 43 ईयर ऑफ एज, कि मम्मी आप इनसे बात कर लो और आप सारी फॉर्मेलिटीज़ इनसे करा लो, क्योंकि मैं हर बार तो आपके साथ नहीं जा सकता, तो आप सारी फॉर्मेलिटीज़ इनके साथ करा लो। तो मदर धीरे धीरे वो जब नॉर्मल हुई, उन्होंने सारे पेपर्स आपने उस पर्सन को, इन्वेस्टमेंट बैंकर को शो करे, और वो उसके साथ हमेशा जाके अपनी सारी पॉलिसीज़ में जहाँ पे नॉमिनी चेंज होना है, नॉमिनेशन के अकॉर्डिंग पेमेंट्स मिली हैं, जहाँ पेमेंट्स लेनी है, जहाँ म्यूचुअल फंड में नॉमिनी चेंज होना है, या पॉलिसीज़ अपने नाम पे करानी है, फंड्स अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराना है, वो उन्होंने स्टार्ट करा दिया कराना। सो उन्हें लगा बड़ा सरप्राइजिंग था कि इनिशियली सब ठीक चल रहा था, अचानक से जब वो इन्वेस्टमेंट बैंकर के टच में आई, उससे बात करना शुरू किया, जब फंड्स अपने पास ट्रांसफ़र करा रही थी या नेम चेंज कर रही थी, उनका बिहेवियर चेंज हो गया। पहले जो एक हाउस लेडी थी, जो घर में पूरा ध्यान रखती थी, पूरा घर संभालती थी, बेटे को संभालती थी, मतलब अपने पोते को, अचानक से वो हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट करने लगी। हमारे सारे रिलेटिव को उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि मेरा बेटा और मेरी जो बहू है वो हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, मुझे पैसे नहीं देते, मेरे जो हस्बैंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी शेयर्स हैं, वो मुझसे ज़बरदस्ती अपने नाम शिफ्ट करा रहे हैं, जबकि ऐसा हमने कुछ बोला ही नहीं कि भाई फादर के पास सब कुछ आपका है, आपके नाम होने दो। तो उन्होंने ये सारे इश्यूज़ बना के सेपरेट हो गई और अलग रहना शुरू कर दिया। मेरे फादर की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वहाँ पर वो शिफ्ट हो गई है। तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से हुआ क्या फादर की डेथ के बाद। तो हमारा टास्क ये था, ये इन्वेस्टिगेट करना कि कौन उन्हें ऐसा करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है, या क्या उनके ब्रेन में चल रहा है, या क्या रीज़न है, उन्होंने ऐसा किया क्यों, हो क्या रहा है। हो क्या रहा है। तो जब हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, सबसे पहले हमने उनके घर पे, जिस घर में वो शिफ्ट हुई थी, हमने वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करी। तो हमने जब इंक्वायरीज़ करी, हमें पता चला कि वो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है वो उनके घर पे फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता है, फ्रीक्वेंटली वहाँ पे आता है डे टाइम पे, और 2-3 घंटे रुकता है, इवन समटाइम पूरा डे भी रुकता है, वो चला जाता है। तो थोड़ा डिफरेंट था ये, ऐसे तो कोई भी आएगा नहीं। फिर हमने उस लेडी को फॉलो करना स्टार्ट किया, उनकी एक्टिविटीज़ ट्रैक करी। सो शी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 65 ईयर ऑफ एज, बट उनका वे ऑफ ड्रेसिंग, बिहेवियर बिल्कुल चेंज था। ऐसा लगता था जैसे कोई एक यंग गर्ल तैयार होके निकल रही है। वो बहुत अच्छे से तैयार होके निकलती थी, पूरा दिन उस मेल पर्सन के साथ जो 41-42 का था उसके साथ घूमती थी। वो लैविश रेस्टोरेंट में जा रही है, डिनर्स पे जा रहे हैं। एंड हमें तो बेटे ने बताया था कि वो कभी ड्रिंक नहीं करती, शी इज़ अ परफेक्ट होमली लेडी। दे आर ड्रिंकिंग टुगेदर, इवनिंग में ड्रिंक कर रहे हैं, क्लब्स में जा रहे हैं। सो एक 65 एज के लिए हमें लगा कि ये क्या चक्कर है, चल क्या रहा है। फिर हमने उस इन्वेस्टमेंट बैंकर की इन्वेस्टिगेशंस करी, तो हमें पता चला वो तो एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन है, और उसकी वाइफ भी है, उसके 2 बच्चे भी हैं, और वो अपनी फैमिली में बिल्कुल सेटल है। बट अचानक से उसके पास फंड्स फ्लो बहुत इंक्रीज हो गया, उसके पास अचानक से बहुत पैसे आने शुरू हो गए हैं बैंकर के पास। तो फिर जब हमने पूरी इन्वेस्टिगेशंस करी, हमने फिर उनके म्यूचुअल फंड, शेयर्स की स्टेटमेंट, सारी चीज़ें चेक करी, तो हमें पता चला कि इट वाज वेरी शॉकिंग कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, जो उनके हस्बैंड ने प्रॉपर्टीज़ दी हुई थी, उनके पास अप्रॉक्सीमेटली 5-6 प्रॉपर्टीज़ थी। सो दैट लेडी शी उन प्रॉपर्टीज़ को सेल करके फंड्स ले रही है। उन्होंने ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी बेच भी दी थी, जो बेटे को पता ही नहीं था। और जो म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स हैं, उन सब में जो वो सेल करते सकती थी वो सेल कर रही है, और उसके फंड्स वो उस इन्वेस्टमेंट बैंकर को ट्रांसफ़र कर रही हैं। और जो सेल नहीं कर सकती है, उसमें नॉमिनी नेम चेंज करा के उन्होंने अपने बेटे की जगह उस लड़के का कर दिया था, बैंकर का।
सो इट वॉज वेरी शॉकिंग. हमें भी लगा ये हो क्या रहा है, ये कैसे हो सकता है. कोई भी मदर अपने, जिसका एक ग्रैंड किड है, उसका अपना बेटा है, अपनी बहू है, वो सारी चीज़ें छोड़ के उस पर्सन के नाम पे, जैसे वो सिर्फ 1-1.5 साल से जानती है, उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी हैं. सो जब हमने इन्वेस्टिगेशंस करी, पता करा, उस लड़के का बैकग्राउंड निकाला, तो इट वाज लाइक वो लड़का उसको इतना इन्फ्लुएंस कर रहा था, उस लेडी को, जब दैट इन्वेस्टमेंट बैंकर, कि वो उसको इतना इन्फ्लुएंस और इतना एंटाइज कर चुका था, बिकॉज वो वीमन 65 की थी. उसको एक अच्छी दुनिया दिखा के कि उसकी एक नई लाइफ अभी है, वो इंजॉय कर सकती है, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकती है. उसने धीरे धीरे सारी चीज़ें उस लेडी से अपने नाम ट्रांसफ़र करा ली थी. इवन उस लेडी ने इवन एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा बेटा भी है, मेरा पोता भी है, मेरे हस्बैंड की सारी ये सेविंग्स है, आइडली हक बेटे और पोते का बनता है, वो सब कुछ उस पर्सन को दिए जा रही थी. कितना ही अनरियल टू अंडरस्टैंड है ना ये. एग्जैक्टली. और जब हमने ये सारी रिपोर्ट्स क्लाइंट को दी, मतलब बेटे को और बहू को दी, सो दे तो क्राइड. लाइक वो पर्सन इतनी, लड़का जो हमारे साथ था, वो इतनी बुरी तरह रोया कि मतलब मम्मी मैं है. क्या बोलूं. किसी की मदर ही उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है. और उसने अभी अपनी रिसेंटली फादर को खोया है, और मदर ऐसा करेगी, तो उसके लिए तो ट्रस्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया ना. किस पे ट्रस्ट कर उसके तो सकता है वो. जितने भी साल, वो 50 साल का है, 40 साल का, उसकी तो 40 साल की जिंदगी का एग्जिस्ट ही चेंज हो गया. ही वॉज ऑलमोस्ट 30 years ऑफ एज. हाँ, सो 30 साल का उसका सारा कुछ पैरों तले जमीन ही खिसक गई, कि जो एक पर्सपेक्टिव था, जो एक इमोशंस थे, वापस से कैसे कैटर करेगा. आप अपनी फैमिली में सबसे अच्छा अपने पेरेंट्स को ही सबसे मानते हो कि वो बिल्कुल परफेक्ट है. आपके मदर फादर ही आपके लिए एक परफेक्ट फिगर होती है, कि जैसा वो कर रहे हैं वैसे ही बच्चे जनरली फॉलो करते हैं. ये तो पहली स्टोरी हुई है और मैं रुक गया हूँ, यहीं पे रुक गया हूँ. नहीं, ये स्टोरी मैंने भी क्लाइंट से बात करी थी. आई ऑल्सो फील लाइक कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी मदर अपने बच्चे के लिए ऐसा कैसे कर सकती है. तो फिर आपने कैसे कैटर किया, या फिर लाइक आफ्टर प्रोसेस क्या था? देखो, हमारा काम था प्रूफ्स क्लाइंट को देना, क्योंकि क्लाइंट को डाउट था, बेटे को बेसिकली डाउट था कि हो क्या रहा. उसको भी ये सब, तो उसको भी नहीं पता था ऐसा कुछ है. इतना तो सोच भी नहीं सकता कोई. एग्जैक्टली. तो हमने उसको एविडेंसेस दे दिए थे, सारे एविडेंसेस. अब वो किस तरीके से उसने अपनी मदर को हैंडल किया, आगे क्या उसने किया, ये तो हम भी नहीं जानते. बट हाँ, हमने सारे क्लियर एविडेंसेस उनको दे दिए थे कि वो सब कुछ मदर अपने उस इन्वेस्टमेंट बैंकर को ट्रांसफ़र करी, और फंड्स, उसके जो फंड्स हैं, फादर की अर्निंग, सेविंग्स हैं, फंड्स हैं, वो सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जा रहे हैं, और वो उन्हें इंजॉय कर रहा है अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ. और यू थिंक कि क्या साइकोलॉजी रही होगी उनकी, लेडी की? देखो, बीइंग फीमेल, मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड की अचानक से डेथ हो गई, सो शायद वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या गलत है क्या सही है, और उसने उसकी इसी सिचुएशन का उस इन्वेस्टमेंट बैंकर ने बेनिफिट उठा लिया, और उसको एक अच्छी पिक्चर या एक रोजी इमेज दिखा के या फ्यूचर अच्छा दिखा के पैसे ले लिए. बट विच इज़ रॉन्ग. उस लेडी के पार्ट पे भी गलत है. शी इज एट द एज ऑफ 60-65. उस एज में आपके पास एक इतना दिमाग, आपका ब्रेन क्लियर होता है कि क्या सही है क्या गलत है. आप पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो आपको पता होता है कि चीज़ सही क्या है, गलत क्या है, व्हाट इज़ उनके बेटे के लिए होना चाहिए या उसके पोते के लिए जो होना चाहिए, वो गलत जगह दे रही है. राइट. आल्सो वांट आप लोग भी कमेंट्स कीजिए, सो दैट हम लोग और समझ पाएँ, जितना सोसाइटी को समझ सकते हैं, कि व्हाट यू थिंक कि क्या साइकोलॉजी रही होगी. ओके, मूविंग ऑन. और कैसे केसेस होते हैं जो ऐसे ही पॉज कर दें हमको, या फिर और ज़्यादा अलर्ट कर दें, और ज़्यादा इमोशनली मैच्योर या वाइज करें, कि हम समझ पाएँ कि लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और कितने एक्सट्रीम तक जा सकते हैं? देखो, हमारे इस प्रोफेशन में ना हमने इतनी एक्सट्रीम साइड देखी है, इतनी एक्सट्रीम साइड देखी है कि हमें भी समझ नहीं आता कि हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है, या लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं. ऐसे ही एक केस हमने किया जहाँ पर एक मेल पर्सन मेरे पास आए, क्लाइंट मेरे पास आए. उन्होंने बताया कि उनकी शादी को अप्रॉक्सीमेट 4 साल हुए हैं, और इट वाज अरेंज मैरिज. उनकी जो वाइफ है, शी वाज विडो. उनके हस्बैंड की ऑल ऑफ सडन डेथ हो गई थी, और इनका डिवोर्स हुआ. ये उनकी सेकंड मैरिज है, मतलब बॉय, हमारे क्लाइंट की सेकंड मैरिज है मेल पर्सन की, और लेडी विडो थी. सो एक जो अरेंज मैरिज सेटअप होता है, इट वाज अ टीयर 3 सिटी, आई वुड से. सो एक स्मॉल टाउन था, तो वहाँ पर एक डेफिनेटली जनरली मैरिज जो सेटअप होता है कि पेरेंट्स ने सेलेक्ट कर लिया, लड़की को शादी हो गई. तो उन्होंने ऐसे शादी करी थी. लड़की वॉज अ टीचर, वो प्राइमरी स्कूल की टीचर थी, गवर्नमेंट स्कूल की टीचर थी. तो सब कुछ ठीक था. शादी के बाद 1 ईयर तक सब कुछ ठीक चलता रहा था. हस्बैंड अपना ऑफिस जाते थे, वाइफ अपना स्कूल जाती थी, वो टाइम पे आती थी, घर आती थी, घर संभालती थी. उसकी मदर नहीं थी, फादर इन लॉ सिर्फ घर पे थे, मतलब फादर सिर्फ घर पे रहते थे. सो 1-1.5 साल के बाद जब फादर की तबीयत बहुत ख़राब हुई, तो हस्बैंड को ब्रेक लेके अपने ऑफिस का, अपने फादर को संभालना था, क्योंकि उनको कैंसर हो गया था.
सो ही सेड कि जब मेरे फादर को कैंसर डिटेक्ट हुआ, जब मैंने ब्रेक लिया 6 महीने का और अपने घर पर रहना शुरू किया क्योंकि मुझे अपने फादर का ध्यान रखना था, तो उस टाइम पे उसकी वाइफ का बिहेवियर चेंज हो गया। जनरली जब ऐसे ब्रेक होता है तो वाइफ और हेल्प करती है कि मेरे फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब है, मेरे हस्बैंड घर पर हैं, बट वो बिल्कुल चेंज हो गई, उसका एटीट्यूड चेंज हो गया, बिहेवियर चेंज हो गया, घर में लड़ाई झगड़े रहने शुरू हो गए। वो अपने स्कूल का जो एक नॉर्मल टाइम है 2-3 बजे तक घर आने का, वो लेट इवनिंग तक घर नहीं आती थी। तो उसे लगा कि शायद उसको पसंद नहीं है मैं पूरा टाइम फादर की केयर कर रहा हूँ, इसीलिए सब टिप्स हो रहे हैं। सो उसने इसे नॉर्मल लिया और उसके पास टाइम भी नहीं था क्योंकि फादर कैंसर पेशेंट थे, तो उसको पूरा टाइम हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, उनका ध्यान रखना पड़ता था। तो इसी बीच में वाइफ अपने घर चली गई। देन उसके फादर की डेथ हो गई। सो डेथ के बाद जब वो थोड़ा संभला, उसे लगा कि शायद मेरा फॉल्ट है कि मैं भाई फादर की मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा था, बिल्कुल टाइम नहीं दिया अपने वाइफ को। अब चीज़ें वापस मेक आउट करता हूँ, अपनी वाइफ को वापस बुला के लाता हूँ। सो जब उसके घर गया, उसने बात करने की कोशिश करी और कोशिश की कि वो वापस अपने घर आ जाए, यानी इसके साथ मैट्रिमोनियल हाउस में सेटल हो। उसने बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव किया, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स उसने करी, और उसने जितने भी केसेस हो सकते थे जो एक स्टैंडर्ड गर्ल लगाती है डिवोर्स केस में, डोमेस्टिक वायलेंस जो कभी हुआ नहीं, डॉरी डिमांड करी, फिजिकल असॉल्ट किया, घर में अच्छे से बिहेव नहीं करता था, वो सारे केसेस लगा के उसको डिवोर्स डिमांड कर दिया। सो अब क्लाइंट के हमारे पास आए कि अचानक से क्या हुआ। एक जनरल परसेप्शन होता है, मेंटालिटी होती है, हस्बैंड को लगता है कि इन लॉज ने बहकाया होगा, मदर इन लॉ ने बोला होगा। एक जनरली ह्यूमन यही सोचता है कि भाई मेरे इन लॉज बोल रहे होंगे इसलिए लड़की ने ऐसा करा। सो उसका इंटेंशन यही था कि भाई पता करो हो क्या रहा है, मेरे इन लॉज ने उसे बोला है ऐसे करने के लिए क्योंकि वो वर्किंग है, उन्हें पैसे मिलेंगे, या रीज़न है, कुछ और रीज़न है इस बिहेवियर का, क्लैरिटी होनी चाहिए। तो हमें एक बेसिक पोस्टमार्ट केस लगा, हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। हमें लगा 2 चीज़ें हो सकती हैं, भाई हो सकता है इन लॉज बोल रहे हो, या फिर अफेयर हो सकता है इस लड़की का कि किसी के साथ अफेयर हो गया हो, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 months to 1 year का ब्रेक था। सो जब हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, हमने इनिशियली इंक्वायरी करी इसके स्कूल में लड़की के, क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल की टीचर थी, घर पे इन्वेस्टिगेशन करी, तो किसी ने भी हमें पॉजिटिव फीडबैक नहीं दिया उस गर्ल का। सब ने बोला कि नहीं ये लड़की ठीक नहीं है, बट एज सच बताया नहीं क्या गलत है, बट कि द गर्ल इज़ नॉट राइट, बट पेरेंट्स आर वेरी गुड। सो पेरेंट्स का कोई कुछ नहीं है इन्वॉल्व, सिर्फ गली है जो कुछ उसका अपने आप चलता है। सो वहाँ पर फिर हमने गर्ल को फॉलो करना स्टार्ट किया, हमने उसको सर्विलेंस पे रखा काफ़ी दिन तक। तो हमने देखा कि ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, जैसे स्कूल आवर्स के कई बार वो हाफ डे पे निकल जाती है, या स्कूल आवर ख़त्म होने के बाद वो अलग अलग मेल पर्सनस के साथ किसी बहुत डिंजी सी होटल में जाती है। लाइक आप अगर सोच सकते हो कि Tier 3 के होटल्स कैसे होते होंगे, सो ऐसे किसी अलग अलग होटल्स में जाती है, और वो पहले अंदर जाती है, वहाँ पे थोड़ी देर बाद कोई मेल पर्सन एंट्री करता है और वो निकलती साथ में है, एंड दे स्टेड फॉर 1 hour 2 hour टुगेदर। सो अजीब था ये हो क्या रहा है, बट वी कैन मेक आउट कि शायद अफेयर होगा, शायद इसीलिए वो वहाँ जाते होंगे, लेकिन हर बार एक अलग मेल पर्सन कैसे हो सकता है? हाँ भाई, तो हर बार एक अलग मेल पर्सन था। हाँ। तो बट हमारा काम था, हमने क्लाइंट को एविडेंस दे दिए कि भाई ये एडल्ट्री में है, इसके अफेयर है, मे बी मल्टीपल लोगों के साथ होंगे, इसलिए वो अलग अलग फीमेल्स के अलग अलग मेल पर्सन के साथ अंदर जाती है। और डिवोर्स क्लियर केस है कि एडल्ट्री का केस है, आप डिवोर्स अकॉर्डिंगली कर लो जो भी उन्हें करना है। सो क्लाइंट ने जब वो वीडियोस देखे, सो ही टोल्ड, जो हमारे लिए भी शॉकिंग था, ही टोल्ड कि ये जो लोग हैं जो जा रहे हैं, जिसके साथ वो बाहर निकल रही है, वो उसी के स्कूल के जो बच्चे हैं प्राइमरी विंग के, उसके पेरेंट्स हैं, उसके फादर है। सो हम भी सोच में पड़ गए ये कैसे हो सकता है, सो लाइक हाउ इज इट पॉसिबल। सो फिर हमारा फर्दर उन्होंने कहा कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करके बताओ ये है क्या, चल क्या रहा है, ये है क्या। तो फिर हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी, स्कूल में इन्वेस्टिगेशंस हुई, वो ट्यूशन्स पढ़ाती थी, वो होम ट्यूशन्स देती थी, तो वहाँ इन्वेस्टिगेशंस हुई, तो पता चला कि वो जो पेशेंट बच्चे स्कूल आते हैं अपने पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में, पीटीए में जो बच्चे आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, जो अकेले फादर आते हैं, मदर नहीं आती, सिर्फ फादर आते हैं, सो शी हैज़ अ हैबिट टू ल्योर देम, किसी तरीके से उन्हें वो जिस भी तरीके से एंटाइज करती है या जो भी वो उनसे बात करती है, सो दे आर ऑल हर क्लाइंट्स, जिनसे वो पैसे लेती है टू स्पेंड अ टाइम विद देम, एंड शी इज़ रनिंग अ प्रॉपर रैकेट, जिसमें वो सिर्फ अकेले वो खुद नहीं है, और 3-4 गर्ल्स और हैं जो उसकी फ्रेंड्स हैं, और ये पूरा ग्रुप है जो ऐसा काम कर रही है।
इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिलाव टू यू गाइस। मिलाव एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक ऐसी ट्रैवल कंपनी है जो आपको सारे धार्मिक स्थानों पे लेके जा रही है। ये आपको वृंदावन, मथुरा, बरसाना से लेके काशी, अयोध्या, जो भी आप जाना चाहते हैं, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, मिलाव आपको वहाँ पे लेके जा रहा है। मिलाव का एक सिंपल सा मीनिंग है मिलना, मिलाव करना। मीट योरसेल्फ थ्रू डिवाइन। आप अपने आप से मिले, पर उससे पहले आप अपने भगवान से मिले। भगवान से मिलने के बाद ही आप मिलते हैं। जैसे अर्जुन को कृष्ण जी मिलने के बाद अर्जुन मिला था, तो ऐसे ही आपको मिलाव आपसे मिलवाएगा भगवान के द्वारा। मिलाव को और ज्यादा जानने के लिए, मिलाव से जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी ट्रिप्स के बारे में पता लग जाएगा। नेक्स्ट मिलाव कहाँ लेके जा रहा है, कब लेके जा रहा है, क्या है, सारी डिटेल्स आपको सब पता लग जाएगी। और मैं भी आपके साथ ट्रिप पे आऊंगा। तो जुड़िए मिलाव से एंड एंजॉय दिस एपिसोड, एंजॉय डॉट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। सब्सक्राइब कर लेना। एंड दे आर अर्निंग थ्रू दैट। और वो स्कूल में टीचर बनने का भी रीज़न वॉज दैट ओनली कि वहाँ पे बच्चे जो आएंगे, उनके पेरेंट्स, उनके फादर जो होंगे, इट्स अ ईजी टारगेट फॉर देम। सो हमें क्लाइंट ने ये भी बोला कि विडो है, और मेरे को जब पता बाद में, जब हमारे रिलेशन था, तो मुझे उसने बताया कि उसके हस्बैंड की अचानक से डेथ हो गई। तो फिर आप वहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन करो, पता करो कि वहाँ पे उसका एक्चुअली विडो ही थी या वहाँ पे भी डिवोर्स हुआ था। उन्हें पता था कि ये लेडी ऐसी है। सो जब हमने वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करी, हम उसके इन लॉज से मिले, जो एक्स इन लॉज हैं, उनसे मिले, तो और हमारे लिए एक और शॉक सामने आया। उन्होंने बताया कि वो तो इस लेडी की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, मिलना तो बहुत दूर की बात है, बिकॉज उनके बेटे की डेथ वॉज नॉट अ नेचुरल डेथ। वो अचानक से ऑल ऑफ सडन उसकी डेथ हुई थी, और उनको 100% यकीन है कि इस लेडी ने उसे कुछ दिया है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। क्योंकि उसके हस्बैंड को पता चल गया था, उन्हें पता था कि ये लेडी गलत एक्टिविटीज़ में है और वो कुछ गलत कर रही है, कुछ गलत तरीक़ों से पैसा कमा रही है। सो इसीलिए उनको ये बहुत क्लियर था, बट वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो उनके लिए, और वो एक बहुत गुस्सा था इस लेडी के लिए कि उनके बेटे की डेथ बिकॉज ऑफ इस लेडी से हुई है, और उन्हें पता है कि ये लेडी ऐसी कुछ काम करती है पैसों के लिए, वो कोई सेक्स रैकेट चला रही है या अलग अलग जगह जाती है। क्योंकि जब वो उसके साथ रहती थी तब भी वो, उसका स्कूल का टाइम अगर 9 to 3 है, वो 5-6 से पहले कभी घर नहीं आती थी। मेरे को तो पता ही नहीं मैं क्या जवाब दूँ, क्या बोलूँ आगे। बट ये कितना ही एक्सट्रीमली स्ट्रेंज है और कितना ही एक्सट्रीमली अनरियल है कि मतलब एआई भी नहीं बना सकता ऐसी स्टोरी। और हमने ये हमारे लिए स्टोरी नहीं है, ये केस है एक्चुअली। मतलब आई फील कि ये केस ऐसे तो होते नहीं है कि 2 दिन में सॉल्व हो गए, 5 दिन में सॉल्व हो गए। आप लोग भी इसके साथ ही सब जी रहे हो, और ये कितने दिन, महीनों में भी चलता हो, क्योंकि आसान नहीं होता ये सब। और आपको जब एक एक चीज़ पता लग रही है और एक एक चीज़ वो हो रही हो, तो आप लोगों को तो हो ही रहा होगा। बट मैं उन फैमिली का सोच रहा हूँ जो फैमिली, जो उस पूरे जिसके ऊपर ये बीत रही जा रहा होगा। हाँ, exactly. कि वो आदमी अब करे क्या। नहीं, आई अंडरस्टैंड। जब ये क्लाइंट्स को हम ये रिजल्ट्स देते हैं, रिपोर्ट देते हैं, तो हमने देखा है वो हमारे सामने कितनी, मतलब फूट के रोते हैं, बिल्कुल। और जैसे मैंने आपको फर्स्ट केस बताया, आप सोचो एक बेटे को कैसा लगेगा कि जो एक मदर एक फिगर है उसके लिए, जिसपे वो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में ट्रस्ट करेगा, अगर वही ये उसके साथ कर रही है, सो उसका ट्रस्ट किसी पे नहीं है। वो किस पे ट्रस्ट करे और क्या सोचे। रिलेशंस के लिए तो कोई, रिलेशंस की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहती ना फिर। बट वो क्यों कर रही थी? ये जो सेकंड स्टोरी में था कि वो पैसों के लिए कर रही थी, या उसकी सिर्फ वो सेक्सुअल किंक्स थी, या क्या था? देखो, Tier 3 सिटी, एक मिडिल क्लास फैमिली, मीडियोकर मिडिल क्लास फैमिली, सो बहुत हाई चांसेस इज बिकॉज ऑफ मॉनेटरी रीजन। क्योंकि एक लाविश लाइफस्टाइल जो आप टीवी में देखते हो, फिल्म्स में देखते हो, तो एक अलग दुनिया देखते हो, तो हर किसी को लगता है कि हम भी ऐसे स्पेंड करें, हम भी ऐसा लाइफस्टाइल लें। और ये कितना वियर्ड नहीं है कि अभी तो हम एक पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, अभी दूसरे पर्सपेक्टिव से ये सोचें तो जो वो टीचर है, बेसिकली जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो वो टीचर ही सब कुछ होती है, और उनकी टीचर और उनके पेरेंट्स सब कुछ होता है, और उनके ही फादर उसकी टीचर के साथ कहीं जा रहे हैं। कि मतलब सिर्फ एक फैमिली की बात नहीं हो रही, पूरी सोसाइटी को ही तबाह कर रहे हैं टेक्निकली सही कह रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पर बच्चों को तो नहीं पता ना कि उसके फादर बाहर क्या कर रहे हैं। और टीचर को भी ये क्लियर है कि वो जिस तरीके से अंदर एंट्री कर रही है, अलग बाहर आ रही है, या साथ में बाहर आ रहे हैं, अलग जा रहे हैं, सो उनको ये लगता है कि वो इतने प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि पता ही नहीं चल पाएगा। दे नेवर थॉट ऑफ कि कोई सेकंड पर्सन उन पर डिटेक्टिव भी लगा सकता है या कोई चेक भी कर सकता है। आपको भी लगता है रिलेशंस पे ना आप इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते,
सो वेरी डिफिकल्ट कि आप सोसाइटी में जब ऐसी चीज़ें रोज़ देखते हो तो ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है. या एंड आई यू गेट कॉन्शियस. हमने 3 महीने पहले एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था. 3 महीने से अब मैं हर एक चीज़ पे ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं फंस गया हूँ, उलझ गया हूँ उसमें कि अब सिर्फ नेगेटिव ही दुनिया देखनी है, बट आई फील कि अब मैं बस एक सेकंड थॉट दे देता हूँ कि अगर मैं किसी को कुछ मैसेज भी लिख रहा हूँ या अगर मैं किसी को कुछ भी लिख रहा हूँ तो आई हैव टू बी श्योर कि मैं कुछ ऐसा ना लिख दूँ कि ये मिसयूज़ भी हो सके. तो और अब ऐसे अगर आप पब्लिक सिनारियो में हो, पब्लिक पर्सपेक्टिव में हो, तो आपको और थोड़ा सा अलर्ट हो जाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल इंटेंशन से किसी को कुछ लिख रहे हो, सामने वाले ने अगर उसका कुछ भी 2 का 4 बना लिया है, सोच लिया है, समझ लिया और उसने आगे उसको 8 प्रेजेंट कर दिया, तो लोगों को कितनों को ही क्लैरिफाई करते रह जाओगे आप. तो ये वो चीज़ तो भी है, है. वो तो है. आई एम नॉट सेइंग, बट ये है कि हाँ, हम क्योंकि बहुत नेगेटिव साइड ऑफ सोसाइटी देखते हैं, सो यस हमारे लिए ट्रस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगी कि सोसाइटी एज एन होल खराब है. अभी भी बहुत अच्छी है सोसाइटी में, काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन हमारे पास वही लोग आते हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, जो ये नेगेटिव चीज़ फेस कर रहे हैं. या आप लोगों को एप्स्टीन तो बस नॉर्मल लगा होगा कि हाँ ये तो होता ही है, बस तुम लोगों को नहीं पता था. हाँ, मैं कह सकती हूँ, जब एप्स्टीन फाइल का मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तो मुझे लगा कि कुछ भी हो सकता है. अब कोई केस हमारे पास आता है तो हम यही सोचते हैं कि कुछ भी हो सकता है. और कोई केस जिसने आपको भी हिला के रख दिया? देखो, मैं ये जो मैंने आपको केसेस बताए ये बहुत एक्सट्रीम साइड ऑफ है, जहाँ पर फीमेल्स के फॉल्ट हैं. हम ये कहेंगे कि वो जिस भी तरीके से यूज़ हुई, किस तरीके से लोगों ने, जैसे फर्स्ट केस में मदर को किस तरीके से उस पर्सन ने एंटाइज किया या उसका ब्रेन वॉश किया या चेंज किया, मैं नहीं कमेंट करूँगी उस टाइम उसकी क्या सिचुएशन थी. बट ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर आज भी फीमेल सफ़र कर रही हैं बिकॉज दे आर इमोशनली, आई कैन से, वीक, या इमोशनली वो किसी पे भी इजीली ट्रस्ट कर सकती है. जैसे एक केस हमने अभी रिसेंटली किया था जहाँ पर एक गर्ल, क्योंकि दीज डेज एवरीबडी इज ओके फॉर लिव इन रिलेशनशिप. आजकल एक बहुत कॉमन कल्चर हो गया कि लिव इन रिलेशनशिप में पहले रहते हैं, देखते हैं, समझते हैं, फिर शादी करेंगे. सो ऐसे ये केस हमने किया और ये केस बहुत वेस्ट बंगाल का केस था. सो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत मेट्रो सिटी का केस था. इट्स लाइक अ टियर 2 सिटी. सो हमारे मेरे पास ये गर्ल आई, शी वॉज लाइक, इतना फ़ोन पे ही जब या वो पहली बार मुझसे मिलने ही आई, वो बात कम कर रही थी, रोए ज़्यादा जा रही थी. तो उसको पहले संभालना कि पहले आप नॉर्मल हो जाओ, मुझे केस बताओ कि आप हुआ क्या है, ताकि मैं आपको सजेशन दे सकूँ कि मैं बता पाऊँ कि हम कर क्या सकते हैं. तो वो लेडी मेरे पास, वो गर्ल मेरे पास, एंड शी इज़ हार्डली 24-25 ईयर ऑफ एज. शी स्टार्ट सेइंग, उसने मुझे बताया कि वो 3 साल से एक लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है और एवरीथिंग वाज परफेक्ट, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था. वो लड़का उसके साथ बहुत अच्छा है, ऑल्दो उसके साथ वो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स बड़ा है एज में. सो बट ठीक चल रहा है सब कुछ, 3 साल से बिल्कुल ठीक चल रहा था. और उन दोनों ने बिल्कुल क्लियर था कि उन दोनों को शादी करनी है, मे बी 2 साल बाद, क्योंकि उसके फादर नहीं है, गर्ल के फादर नहीं थे, उसकी मदर और सिस्टर है. सो सिस्टर इज़ यंगर, तो सिस्टर की उसने क्लियर कर दी थी कि सिस्टर की शादी के बाद मैं शादी करूँगी, कि सिस्टर इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो उसने रिसेंटली अपनी सिस्टर की भी शादी करा दी थी, तो उन्होंने क्लियर था कि अब हमें शादी करनी है. सो शादी के लिए उसने बोला कि जो उसका लिव इन पार्टनर है, उसने बोला कि हमें एक पैरेलल बिजनेस शुरू करना पड़ेगा ताकि हमारी अर्निंग अच्छी हो, आगे फैमिली भी होगी, बच्चे भी होंगे और मदर भी फिर हमारे साथ रहेंगी, तुम्हारी मदर अकेले तो नहीं रहेंगी. तो उसको बड़ा कंफर्ट दे दिया कि हाँ, मेरी मदर का भी कितना ध्यान रखता है, अपनी मदर इन लॉ को अपने साथ रखने के लिए तैयार है. सो एक सेपरेट हमें घर खरीदना होगा, जो बड़ा घर होगा, एक पैरेलल बिजनेस, ताकि एक हमारी अर्निंग हो. अच्छा, और उनका लिव इन का जो लिव इन पार्टनर जो थे, वो ये नहीं था कि 7 डेज साथ में रहते थे. दे वर क्लियर कि मंडे टू फ्राइडे वर्किंग है. तो जो लड़का है वो एक अलग सिटी में रहता था, क्योंकि उसका ऑफिस अलग था, ही वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वो एक अलग सिटी में रहता था. वीकेंड, फ्राइडे, सैटरडे, संडे वो इसके साथ रहता था, गर्ल के साथ. शी इज़ ऑल्सो वर्किंग इन अ डिफरेंट सिटी. सो ये उनका आपस में सेटअप था. तो कि मैं मंडे टू फ्राइडे जहाँ रहता हूँ, मेरी जॉब तो छोड़ नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ. आप प्राइवेट सेक्टर जॉब करते हो तो आप वहाँ शिफ्ट करके वहाँ जॉब कर लेना. तो वहाँ पे मैं पैरेलल अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे फंड्स की ज़रूरत होगी. मैंने वहाँ पे घर देखा है, वो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ उसको दिखाता रहता था. सो वहाँ पे घर लेना है, तो उसके लिए वो धीरे धीरे उससे पैसे डिमांड करने लगा कि हम एक जॉइंट अकाउंट खोलते हैं, मैं भी उसमें सेविंग डालूंगा, तुम भी सेविंग डालना. तो तुम अपनी सैलरी का एक्स अमाउंट उसमें डालो, मैं भी एक्स अमाउंट उसमें डालूंगा. फिर उसने पहले अमाउंट शेयरिंग होना शुरू हुआ. फिर उसने धीरे धीरे बोला कि मुझे ना, मैंने प्रॉपर्टी फाइनल कर ली है, अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है. सो मैंने 40 लाख का अप्रॉक्स अरेंज हो गया, 60 लाख पेंडिंग है, आप लोन ले लो. तो उसने 30-40 लाख का लोन भी उसको मिल गया. उसने वो लोन अमाउंट पूरा वहाँ पे डिस्पर्स करा दिया उसके उस अकाउंट में.
तो धीरे कर ऐसे करके उसने इन टोटालिटी अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख उसको ट्रांसफ़र कर दिए, लोन, अपनी सैलरी, फिर कि एक्स अमाउंट नहीं कि चलो मेरी तो ज़्यादा सेविंग होती है मैं आपको ज़्यादा दे देती हूँ, अप्रॉक्सीमेट 80 लाख ट्रांसफ़र कर दिए उस जो जॉइंट अकाउंट में, कि जॉइंट तो पता चल ही जाएगा, और साथ में वो लिव इन में रह रहा था। तो ऐसे ही वो एक दिन अब वॉशरूम या कहीं होगा तो उसका फ़ोन बजा, लेडी ने फ़ोन उठा, इस गर्ल ने फ़ोन उठा लिया। सो शी वॉज लाइक व्हेन शी टुक द कॉल, सामने से एक लड़की की आवाज़ थी, तो लड़की ने भी इस लड़की की आवाज़ सुनी, तो शी बोला कि तुम कौन हो? उसने बोला तुम कौन हो, तुमने फ़ोन किया है? सो शी सेड कि मैं तो इसकी वाइफ हूँ, तुम कौन हो जिसने फ़ोन उठाया? सो शी गॉट शॉक कि वाइफ कहाँ से आ गई? तो उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया, बॉय को बाहर बुलाया, पूछा कौन है ये लड़ी, कौन है जो कह रही है वाइफ है, अब मेरी अभी इससे बात करा। उन दोनों में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गई, तो उसने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी बाहर अर्जेंट काम के लिए जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वर्क है, मैं शाम को आके तुम्हें सारा एक्सप्लेन करूँगा। ये कह के वो अपना फ़ोन लेके चला गया। शी वेटेड 3 days 4 days, वो आया ही नहीं। उसने फ़ोन किए, बहुत सारे कॉल्स करे, नो रिस्पॉन्स। उसके ऑफिस में कॉल किया क्योंकि उसके पास सिर्फ ऑफिस का एड्रेस था, नो रिस्पॉन्स कि सर तो छुट्टी पे है। तो तब वो फिर हमारे पास आई कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करानी, ये है कौन, बिकॉज इसने मेरे सारे पैसे ले लिए, मेरा लोन चल रहा है, मैंने अपने सिस्टर की शादी में भी लोन लिया है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, मुझे पता तो चले हुआ क्या है मेरे साथ, है क्या, ये कौन है। सो फिर जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ उसका नाम, फ़ोन नंबर, फोटोग्राफ और एक ऑफिस का एड्रेस था, जहाँ पर उसे भी पता नहीं है कि वो जॉब करता भी है या नहीं करता। कितनी ही सैड बात है कि आप किसी इंसान के साथ 3-4 साल 5 साल कितने साल से रह रहे हो, और उसके बाद आपको ये सवाल किसी और से पूछना पड़ता है कि मैं जिसके साथ रह रहा हूँ या जिससे मैं इतना ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ, ये है कौन। करेक्ट। कितना ही दुख भरा सवाल है। और प्लस ये देखो कि वो लड़की ने कितना ट्रस्ट किया उस लड़के पे। उसके फादर भी नहीं थे, शी वॉज अ ओनली अर्निंग मेंबर, क्योंकि मदर भी हाउसवाइफ थी, सिस्टर की वो शादी कर रही थी, उसने शादी करी पैसे इकट्ठे करके। सो फिर जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी, सबसे पहले हमने उसका घर लोकेट किया, रहता कहाँ है, ऑफिस लोकेट किया कि वो करेक्ट बताया भी था उसने या नहीं बताया था, कि एक्चुअली वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है। सो व्हेन वी इन्वेस्टिगेट, सिर्फ नाम, फ़ोन नंबर और फोटो से, जो एक्चुअली एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन थी, सो वी शॉक टू नो कि वो एक्चुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं था, ही वॉज वर्किंग ऑन अ प्राइवेट जॉब। तो उसने अपनी आइडेंटिटी ही गलत दी थी, एंड ही वॉज दैट गर्ल, वो लेडी वॉज राइटली सेड ही इज़ मैरिड, वो मैरिड भी है, और अभी नहीं, उसकी ऑलमोस्ट 8 साल शादी को हो चुके हैं, उसके 2 बच्चे हैं, और एक अच्छी मैट्रिमोनियल लाइफ वो स्पेंड कर रहा है, मदर, फादर, वाइफ, 2 बच्चे, सब एज ए जॉइंट फैमिली रह रहे हैं। और जब वो वहाँ पर ये कहता है कि वो जब वीकेंड बाहर रहता है, तो उसने अपनी वाइफ को ये बोला हुआ है कि वो इस सिटी में बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, इसीलिए उसे फ्राइडे सैटरडे संडे यहाँ पर रहना पड़ता है, और मंडे टू थर्सडे वो क्योंकि यहाँ जॉब कर रहा है, वो यहाँ पे जॉब करता है। सो इस क्लाइंट को जब मैंने ये बताया, उसे हमने वीडियोस भी दिखाए, फोटोज़ भी दिखाए, और जब ये सारी रिपोर्ट दी, सो वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई। शी लाइक इतनी बुरी तरह रोई, एंड शी वाज लाइक कि मेरे पास कोई ऑप्शन इस इंसान ने नहीं छोड़ी है कि मैं सुसाइड कर लूँ, बिकॉज पूरी जिंदगी भी बढ़िया, क्योंकि मैं अपने मदर को बता नहीं सकती। अगर मैंने अपनी मदर को बता दिया तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि उनको बिना बताए मैं एक लड़के के साथ 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थी, और मैंने अपनी सारी सेविंग्स, इवन लोन लेके भी सारे पैसे उस लड़के को दे दिए। कहाँ जाएंगे ऐसे लोग, कहाँ ही हेल्प लें। हम कहते हैं कि आजकल गर्ल्स मिसयूज कर रही हैं लॉस का, वो लड़कों को परेशान करते हैं, बट आई फील कि अभी भी बहुत सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं, बिग फ्रैक्शन, बहुत कम रेशियो है जो गर्ल्स मिसयूज करती हैं, बट मेजर इज गर्ल्स जो पता ही नहीं है लॉस। मैंने उसे बताया कि आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो, आप अपने पैसे तो वापस लो, बट वो इस पोजीशन में ही नहीं थी कि वो कुछ सोच सके, कुछ समझ सके। वो इमोशनल स्ट्रेंथ ही नहीं आती ना उस टाइम पे, जब आप टूट जाते हो फिर आपको लगता है कि मरना ही आसान है। एग्जैक्टली उसके लिए बहुत इजी लग रहा था उस टाइम पे कि मैं मर जाती हूँ, मेरे लिए है ही कौन, सिर्फ मदर है, मदर को तो छोटी सिस्टर है, वो संभाल लेंगी। यार वो तो रिएक्ट भी नहीं करना आ रहा, मैं कैसे रिएक्ट करूँ, एक बार चेहरे पे अजीब सा। एनीवेज आई वांट कि आप लोग बताओ रिएक्ट करके कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, एंड एवरीथिंग जो भी आपको लिखना है आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक आई फील कि इट्स नॉट
लड़का लड़की के साथ गलत कर रहा है या लड़की लड़के के साथ, आई जस्ट फील कि मॉन्स्टर डूइंग देयर स्टफ, यस कि वो बस, अब हमने ये तो समझा कि लोग क्यों वनरेबल हो जाते हैं, बट ये साइकोलॉजी क्या है? सिर्फ पैसा, कि सिर्फ बहुत ज्यादा हमें पैसा चाहिए तो अलग हम ये अलग कर रहे लोगों हैं। की आई कैन से अलग अलग साइकोलॉजी है। जैसे अब इस केस में है, उसको फिजिकल प्लेजर भी मिल रहे हैं गर्ल के साथ, पैसे भी मिल रहे हैं, तो दोनों चीजें उसको मिल रही हैं। एंड ही नोज कि वो उसके पेरेंट्स नहीं है, फादर नहीं है, सो शी इज नॉट इन सिचुएशन, शी इज अ सिंपल इमोशनल गर्ल, इजी टारगेट है कि वो अगर वो चला भी जाता है तो कुछ गलत कर नहीं पाएगी। करेक्ट। जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, गिव अस 5 पॉइंट्स जो अभी जितने भी लोग हैं अपने आसपास ये अंदर बस बना लें कि हमारे को ध्यान रखना है अपने आप को सेफ रखने के लिए। कोई भी ऐसे 5 पॉइंट हो सकते हैं, इमोशनली टेक्नोलॉजी ड्रिवन, कि हम यहाँ से ये चीज़ चेक कर सकते हैं, या फिर किसी नए इंसान से बात करने से पहले आपको कोई रैंडमली हाई भी बोल रहा है तो उससे पहले आपको थॉट क्या आने चाहिए। कोई भी ऐसे 5 मेजर पॉइंट्स जो आपको लगता है कि सबको बस घोट के पी जाने चाहिए और ये सब करना चाहिए। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि किसी पे भी इजीली एट फर्स्ट मीटिंग में ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आप उसके बारे में समझो, उससे बात करो, टाइम दो खुद को भी और उसको भी, तब ट्रस्ट करो। अब Don't जैसे go with the vibe. यस, अब जैसे इस गर्ल ने इवन ये तक भी कंफर्म नहीं किया कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है भी या नहीं है। Right. सो एटलीस्ट डू योर बेसिक चेक, ये जो वो बता रहा है इन्फॉर्मेशन वो सही है भी या नहीं है। इज ही एक्चुअली अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय? उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, घर का एड्रेस क्या है, अगर वो मंडे टू थर्सडे कहीं स्टे कर रहा है तो वो एड्रेस का है जहाँ वो स्टे करता है। सो बेसिक चेक्स होने चाहिए। आजकल हर कोई फेसबुक इंस्टाग्राम पे है, वो क्यों नहीं था? लाइक अगर कोई सोशल मीडिया पे है नहीं है हमारी जनरेशन में भी, तो इट्स अ वेरी बिग रेड फ्लैग। क्यों नहीं है? सो चेक करो क्यों नहीं है, वहाँ पर है या नहीं है, क्या उसकी पब्लिक डोमेन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आस्क क्वेश्चंस, उसके फैमिली के बारे में पूछो, उसके बारे में पूछो। एंड एकदम से एट ग्लांस मत चले जाओ उसके पास कि उसने बोला और आप हर चीज़ मानते जा रहे हो। खुद को और उसको भी टाइम दो। टेल मी, ये सही तरीका है कि अगर आपने कोई एक सवाल पूछा और उसकी कोई उसने स्टोरी बताई तो 15-20 दिन बाद फिर से वो स्टोरी पूछो। बिल्कुल, अगर वो गलत बोल रहेगा तो हाँ, अगर वो गलत बोल रहा है तो सेम नहीं बताएगा, फंबल करेगा या नहीं बताएगा। दैट इज अ करेक्ट स्टोरी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप ना इतना लाइफ का बड़ा डिसीजन ले रहे हो कि आप उसके साथ स्टे कर रहे हो या उसको ऐसे पैसे देने वाले हो, बेसिकली इट्स नॉट अबाउट मनी, कि आप पूरी लाइफ उसको डेडिकेट कर रहे हो। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू इन्वेस्टिगेट एंड वेरीफाई कि वो जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है भी या नहीं है। राइट। अगर आप नए रिलेशन में, नए नॉट इवन रिलेशन में, अगर आप किसी नए पर्सन के साथ कांटेक्ट में आ रहे हो तो ये सब करना आसान है। बट अगर आप थोड़ा सा भी इन्वॉल्व हो गए ना, उसके बाद लोगों को गिल्ट आ जाता है, यार मैं शक क्यों कर रहा हूँ, यार मैं शक क्यों कर रही हूँ, मैं तो प्यार करता हूँ या मैं प्यार करती हूँ। तो वो उस इंटेंसिफाई होने से पहले ही सारा चेकिंग स्टार्ट कर दो। लाइक फर्स्ट कुछ महीने जब तक आपको बिल्कुल श्योर नहीं हो जाता और आपको अच्छा फील हो रहा है, जो वाइब आ रही होती है, उस वाइब में ही ना अपने सारे ऐसे गार्ड्स अप करके रिसर्च स्टार्ट कर दो। एग्जैक्टली। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप रिलेशनशिप में हो, सो अचानक से पर्सन की डिमांड आ रही है, पैसे मांग रहा है, मॉनेटरी डिमांड, कुछ भी रीजन देके, सो वाई? जब वो अर्निंग है तो वो अपने एक्सपेंस खुद ले सकता है। और जैसे पॉइंट है कि अगर कोई पर्सन आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, लाइक टू गुड टू बी ट्रू, हर चीज वो आपके हिसाब से कर रहा है, जो आप बोल रहे हो वही वो मान रहा है और वो वही कर रहा है। अनरियल आपको महसूस हो रहा है कि ये तो अनरियल है, अनरियल कर रहा है, स्पेशल नहीं है। यही रेड फ्लैग है। ये रेड फ्लैग है एक्चुअली। टू गुड टू बी ट्रू है वो, दैट इज अ रेड फ्लैग आई कैन से। मॉनेटरी डिमांड्स कर रहा है या अनरीजनेबल डिमांड कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि क्यों डिमांड कर रहा है, कोई पॉइंट नहीं है उसका। अपने फोन के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। आप रिलेशनशिप में हो, आपका फोन पड़ा, ही कैन चेक, यू कैन चेक ऑल्सो हिज फोन। सो आप रिलेशनशिप में एवरीथिंग इज ओपन, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चेक करो कि उसका फोन रेंडमली अवेलेबल है या बहुत प्रोटेक्टिव है, अपना वॉशरूम में भी फोन लेके जा रहा है, हर चीज हाइड कर रहा है। सो दैट इज समथिंग अ बिग रेड फ्लैग फॉर यू। सोशल मीडिया पे अगर वो पर्सन नहीं है, सो अगेन आज की डेट में ऐसा प्रैक्टिकली नहीं कि सोशल मीडिया पे नहीं है, अपने पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, पेरेंट्स करते क्या है, बिजनेस है, किस चीज़ में है। एक तो पर्सनल, जब आप बात करते हो तो पर्सनल चीज़ें तो शेयर करते हो कि कॉमन कनेक्ट्स क्या है, कॉमन पेरेंट्स क्या करते हैं, फैमिली में कौन कौन है, वो कुछ भी अगर नहीं बता रहा है, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग, दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग। राइट। कोई ऐसी वेबसाइट्स वगैरह होती है कुछ कि जाके किसी पे डीप सर्च करा जा सके? देखो, बीइंग डिटेक्टिव हमारे पास तो बहुत सारी होती हैं। ओके। वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम उस पर्सन के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इवन मैं आपके बारे में भी निकाल सकती हूँ, मुझे सिर्फ आपका फ़ोन नंबर चाहिए। तभी मैं टीम को कहता हूँ कॉल करें।
जी बताइए। सो मैं भी रेड फ्लैग हूँ। देखो, अगर कोई छुपाना नहीं चाहता किसी भी चीज को, अगर उसके लिए सब कुछ लाइक नॉर्मल है, तो फिर छुपाना क्यों है? तो फिर रेड फ्लैग तो है फिर, अगर आप बता नहीं रहे हो कुछ तो बात कुछ है, तो कुछ तो छुपा रहे गड़बड़ हैं। है। बट एज एन लेमैन में वो बात करूं, एज ए लेमैन के पास येस आई कैन से कि रिसर्च आप उसके ऑफिस की कर सकते हो, जहां पर वो बता रहा है एक्चुअली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप किसी कॉमन कनेक्ट के थ्रू मिले होंगे, आप जैसे चाहे ऑफिस में सेम कलीग हो, सेम ऑफिस में वर्क कर रहे हो, सेम कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो उसके थ्रू कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू उसके बारे में पूछ सकते हो। जो उसके इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन, इतनी सारी ऐप हैं, उस पर चेक कर सकते हो कि वो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसने अपने बारे में, वो वहाँ पर है या नहीं है, उसके फ्रेंड सर्कल कैसा है, किस तरीके के साथ मिल रहा है। सो एकदम से रिलेशनशिप में नहीं जम कर जाना चाहिए, पहले टाइम देना चाहिए। एडिंग ऑन अ पॉइंट, आप बताना ये सही है या नहीं। ऑल्सो अगर आप सेम सिटी में हो तो सरप्राइज विजिट्स दो। यस, यू कैन डू दैट एज अ फ्रेंड। आज की डेट में कोई माइंड नहीं करता, अगर आप बीइंग गिवन गर्ल बॉय के घर में चले जाए, बॉय एज एन गर्ल के घर आ जाए एज अ फ्रेंड। नॉट इवन घर, बाहर मिल लिया, ऑफिस, आपका अच्छा ऑफिस यहाँ है, गुड़गांव में, यहाँ मैं सेक्टर यहाँ पे गाँव मिलो, ये चीज भी थोड़ा सा ऐसे आपको शक आपका बढ़ा सकती है। बट डोंट गो टू क्रेजी, क्या यही करे यार अपना काम छोड़ के। उसके लिए आप अच्छा डिटेक्टिव भी हायर कर सकते हैं, राइट? ओके, सो और कोई स्टोरी जो आ रही है आपके दिमाग में? देखो, एज एन मतलब जैसे हम अभी बात कर रहे थे फीमेल्स की, कि जिस तरीके से ये केस था कि फीमेल को किस तरीके से गर्ल को मेल इमोशनली, आई कैन से इमोशनली ब्लैकमेल करके इतने सारे पैसे एक्सट्रैक्ट किए, और वो ऑलरेडी मैरिड था। ऐसे ही एक केस हमने किया था जिसमें वो लेडी जो थी वो बैंगलोर की थी, एंड शी इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ अ वेरी बिग बिजनेस टाइकून फैमिली। बैंगलोर की बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली की डॉटर इन लॉ है, और शी केम टू अस, एंड उसके पूरा फेस ना, जब वो मेरे पास आई, उसके फेस पे मार्क्स थे जैसे किसी से मारा हो या कहीं चोट लगी हो, एंड शी वाज इन सच अ बैड फेस कि वो सही से अपनी बात भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। सो शी केम एंड शी सेड कि, और उसको देख के लग भी नहीं रहा था कि वो अच्छा ऐसे किसी प्रोफाइल फैमिली से, ऐसा लग रहा जैसे कोई एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से आई है। सो व्हेन शी स्पीक टू मी, उसने मुझसे बात करी, उसने सारा कुछ एक्सप्लेन किया, देन शी ओनली टोल्ड कि वो एक बहुत बड़े बिजनेस फैमिली की डॉटर इन लॉ है, हाउसवाइफ है, और उसके हस्बैंड का ये एक अलग तरीके का शौक है, आई वुड से, या एक उसको एक सेटिस्फैक्शन देता है कि जब दे आर टुगेदर इन अ रूम, बेडरूम में, वो उसको पंच करता है। यस, फेस पे मारता है, अलग अलग तरीके से हिट करता है, और ये उसकी एक फेटिश आई कैन से, या उसको एक ये सेटिस्फैक्शन देता है। वो पहले मारता है और फिर उसकी वो फोटोग्राफ अपने फोन में क्लिक करके रखता है अपने पास, कि उसको एक खुशी मिलती है, और वो सिर्फ फेस पे ही करता है क्योंकि फेस पे विजिबल होता है, और वो डेली उसको अपनी फैमिली को हाइड करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि मैं यहाँ गिर गई, मैं वहाँ गिर गई, क्योंकि वो उसकी लव मैरिज थी, पेरेंट्स से उसने डिस्कनेक्ट करा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिस्कनेक्ट करा दो, अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट करा दो, कि उसके पास कोई है ही नहीं बताने के लिए, या कोई सपोर्ट ही नहीं है। उनसे डिस्कनेक्ट कर दिया उसने, और उसका एक 3 साल का बेटा है, हाउसवाइफ है, तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, कि मैं फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, मैं किसको बताऊंगी, वो बिजनेस टाइकून है, कोई मानेगा ही नहीं मेरी बात, क्योंकि पब्लिक इमेज तो बहुत ही अच्छी है उसकी। सो मेरे को पास है ही नहीं कि मैं प्रूव कर सकूं कि वो पर्सन बेडरूम में मेरे साथ ऐसा है, और वो उसके 3 साल के बेटे के सामने उसको ऐसे मारता है। सो फिर हमने, मतलब उसके रूम में, ये हमारे लिए, मतलब मेरे लिए एज एन बीइंग फीमेल बहुत अजीब था कि मैं इसको, ऐसा भी है आज की डेट में भी है, एक एजुकेटेड फैमिली में ऐसा हो रहा है। हम ये सुनते थे कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हस्बैंड वाइफ रात को ड्रिंक करके वाइफ हस्बैंड ने मार दिया, मतलब हम ये कहते हैं कि हमारे सर्वेंट्स के साथ मैंने ऐसा सुना है कि ऐसा कर सकते हैं। तो फिर हमने वहाँ पर स्पाई कैमरास लगाए, हस्बैंड के एब्सेंस में उसके रूम में कैमरास लगाए, ऑडियो रिकॉर्डर्स लगाए, क्योंकि वो उसका अपना घर था, उसका मैट्रिमोनियल हाउस था जो शी कैन प्लेस। सो हमने उसको बताया कि ऐसे लगाते हैं, उसने अपने घर में कैमरास लगाए, और उसने वो सारी चीज़ें फिर रिकॉर्ड करी, वीडियो सारी दी। हमने उसको कॉन्फिडेंस दिया कि हमारा एक्चुअली लॉ टीम भी है, इन हाउस लॉयर टीम है। सो हमने उसे कॉन्फिडेंस दिया कि हमारे लॉयर्स आपके सपोर्ट में खड़े हैं, दे यू हैव टू मच ऑफ इन फेवर ऑफ यू, आपके अगेंस्ट फेवर में बहुत सारे लॉज हैं, आप इन्हें यूज़ करो, ही डोंट हैव राइट, आपको इस तरह से मार नहीं सकता। सो हमने उसे एक वो कॉन्फिडेंस दिया, उसके पास वीडियोस थे, तो फिर उसने वो वीडियोस उसकी फैमिली को दिखाए कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है। क्या कंक्लूजन आया? एक्चुअली हम पूछते नहीं, क्योंकि हमारा कोई
आफ्टर हमारा केस ओवर हो जाए तो हम क्लाइंट से कभी बात नहीं करते कि क्या हुआ उस केस में, क्या नहीं हुआ, बट आई कैन सी कि हाँ उसको इतना सेटिस्फेक्शन मिला था कि उसे एक सपोर्ट, एक एक्सपोजर है मेंटल सपोर्ट, कि हाँ उसको कोई है सपोर्ट करने के लिए। सो एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ गया था कि हाँ शी कैन से, कोई सुनेगा, उसके पास एविडेंस है। Is it easy for you guys to detach from the case? नॉट एग्जैक्टली, बट येस हमें करना पड़ता है क्योंकि हम कैरी ऑन नहीं कर सकते केसेस के लिए, वरना अदरवाइज हम इतने ज़्यादा इमोशनली, अगर हम इतना इमोशनल कनेक्ट रहेंगे हर केस के लिए Also, आप तो हमारे लिए बहुत सबसे डिफिकल्ट होगा। follow भी नहीं ले सकते ना। नहीं, एक बार केस ओवर हो जाए, हमने क्लाइंट्स को एविडेंस दे दे, हम कभी फ़ोन करके नहीं पूछते कि उसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आगे उसने क्या एक्शन लिया, दैट्स हिज प्राइवेट लाइफ। सो हमारे लिए उसका कोई रोल नहीं है और कोई मतलब नहीं है। तो कोई एक आध केस ऐसा कभी हुआ है जहाँ पे आपका ही बहुत ज़्यादा मन हो रहा है कि मेरे को इसका फॉलोअप लेना है कि क्या हुआ, या ये स्टार्टिंग के डेज में होता होगा और अब नहीं? नहीं, हम पूछते नहीं, वी आर वेरी क्लियर इन दिस कि हम कभी Professional. पूछते नहीं है, बीइंग वेरी प्रोफेशनल, कि हाँ हमने एविडेंस दे दिए, हमारे लिए केस क्लोज है। काफ़ी टाइम बाद अगर क्लाइंट खुद आए किसी और केस के लिए या किसी और चीज़ के लिए तो या फिर उसको फर्दर हेल्प चाहिए कि अब मैं क्या करूँ? हाँ, तो वो खुद हमें बताते हैं कि उस केस से उनका ये रिजल्ट हुआ, या हमारे एविडेंस उन्हें ऐसे हेल्प किया, डिवोर्स हो गया या सेटलमेंट हो गई। सो वो खुद हमें बता देते हैं, बट हम ऐसे कभी नहीं पूछते। बट एज एन ऑफेंड मुझे एक चीज़ याद है, एक केस मैंने किया था ऑलमोस्ट 15 साल पहले, इनफैक्ट मोर देन दैट। हमारे पास एक क्लाइंट आए थे, नॉर्मल मैट्रिमोनियल केस था कि वाइफ का अफेयर था किसी और मेल पर्सन के पास, और तो हस्बैंड आए थे कि ये चेक करने की वाइफ का एविडेंस, उन्हें पता है कि अफेयर है, उन्हें एविडेंस चाहिए थे कि हाँ उनकी वाइफ का अफेयर चल रहा है, उसके एविडेंस चाहिए। सो हमने गर्ल को फॉलो करके उसके एविडेंस दिए थे, एंड द गर्ल वाज टू बोल्ड। वो पब्लिक प्लेसेस पे, बाइक पे, पार्क्स में उस बॉय के साथ इतना क्लोज हो जाती थी कि बहुत इजीली हमारे बहुत सारे वीडियोस बन गए थे। सो इट वाज वेरी इजी टू प्रूव इन द कोर्ट कि अडल्ट्री रिलेशनशिप में है, वो एडल्टरस रिलेशनशिप में है। सो उसका वो हमने एविडेंसेस क्लाइंट को दे दिए थे, वो सारे वीडियोस हमने क्लाइंट को सबमिट करे, हमारे लिए वो केस क्लोज हो गया था। तो उसके ऑलमोस्ट 10 साल बाद वो क्लाइंट मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला कि आपने मुझे पहचाना नहीं। वो अपनी डॉटर की शादी के लिए आए थे एक्चुअली हमारे पास, उसका बैकग्राउंड चेक करने के लिए डॉटर के लिए। तो वो हमारे पास जब आए तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने मुझे पहचाना नहीं, आपने मेरे साथ मेरा 10 साल पहले ऐसे केस किया था। सो लाइक किया होगा, हम इतने सारे केसेस करते हैं। सो ही ओनली टोल्ड कि उस आपकी रिपोर्ट्स और वीडियोस के बेसिस पे मेरा डिवोर्स हो गया था, एंड इट वाज वेरी इजीली डिवोर्स हो गया था। मेरा आउटसाइड कोर्ट ही सेटलमेंट हो गया था कि वाइफ को मैंने उसकी फैमिली को सारे वीडियोस दिखा दिए थे। बट डिवोर्स के बाद वो उस बॉय के साथ चली गई थी। दे स्टेड इन अ लिव इन रिलेशनशिप, जिस मेल पर्सन के साथ उसका अफेयर था। और डिवोर्स के 5 साल बाद उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया था लेडी को, ब्रेस्ट कैंसर, एंड दैट वाज इन स्टेज 4। सो लास्ट स्टेज में उसका डिटेक्ट हुआ था। सो लड़का जिसके साथ वो अफेयर में थी और जो लिव इन में रही उसके साथ, वो उसको जैसे ही पता चला उसे छोड़ के भाग गया, और फैमिली ने भी उसे सपोर्ट नहीं किया। सो दैट दिस हस्बैंड ऑफ हर्स, जो उसका एक्स हस्बैंड था, उसने उसको सपोर्ट किया, एंड टिल एंड हॉस्पिटल में वो पूरा टाइम उसके साथ रहा। सो वी कॉल इट दैट लाइफ इट्स कर्मा, कि जो आपने इतने साल पहले किया किसी और वे में वो आपके साथ आ गया। एंड दैट हस्बैंड, द मेल पर्सन, वाज सो नाइस, उसने लास्ट स्टेज तक उसने एक्स वाइफ का साथ दिया, साथ रहा, सारे एक्सपेंसेस उसके बियर किए हॉस्पिटल के। सो ही ओनली टोल्ड कि अब उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और वो अपनी बेटी की शादी के लिए हमारे पास आया है। अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। यस, जैसे अब तक हमने बात करी, मेरे को समझ आया कि लोगों में ना बहुत ज़्यादा पैसों की भूख है, तो उसके लिए वो कुछ गलत करते हैं। बट जो हमने फर्स्ट स्टोरी में समझा, वहाँ पे आई थिंक कि वो जो 60+ लेडी थी, उनको पैसे से ज़्यादा कहीं लोनलीनेस की वो हो गया होगा कि अपनापन मिल रहा है या केटर करने को कोई मिल रहा है। बट जो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के इमोशंस को समझा ना, जेलेसी और लस्ट भी बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशंस हैं जो बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर कर देते हैं। तो आई वांट कि कोई ऐसी स्टोरी जो लोगों को ये सिखाए कि अपने लस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, बिकॉज हनी ट्रैप्स भी बहुत होते हैं, सारी चीज़ें खराब भी। आई फील कि अगर कोई अपनी लस्ट संभाल ले तो सब संभाल सकता है। कोई ऐसी स्टोरी जिसमें लस्ट से आपने देखा हो कि यार लोग क्या ही कर रहे हैं। ऐसे ही एक केस हमारे पास आया था पुणे का। इसमें क्लाइंट हमारे पास आए, उन्होंने बताया कि उनकी जो वाइफ है वो उनसे सेपरेट रहती है। सो ऑलमोस्ट 15 साल शादी को हो गए, एक बेटी भी है। सो जो वाइफ है और बेटी है उनकी, वो अपनी मदर के साथ, मतलब अपनी उनकी मदर इन लॉ के साथ रहती है, और उनका सेपरेशन का केस चल रहा है। सो उनके पास एक रिसेंटली कॉल आया था किसी मेल पर्सन का, और उसने ये बताया कि आपकी जो वाइफ है उसका मेरे साथ अफेयर चल रहा है।
सो ही वॉज लाइक कि अब तो हम सेपरेट हो गए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? सो ही सेड कि उसका जो अफेयर है, हम दोनों एक सत्संग में मिले थे आश्रम में, उसका अफेयर मेरे साथ था और अब उसका अफेयर उसने मुझे छोड़ दिया किसी और थर्ड पर्सन के साथ हो गया है. सो बेसिकली ही वॉज जिल्टेड. इसीलिए उसने उसके हस्बैंड को ये बताया एंड ही टोल्ड एवरीथिंग कि आपकी जो वाइफ हैं वो आश्रम में आती हैं, सत्संग रेगुलर अटेंड करती हैं अपनी मदर के साथ, और मदर और डॉटर यानी क्लाइंट की मदर इन लॉ और क्लाइंट की वाइफ, ये दोनों सत्संग में जो आती हैं आश्रम में सत्संग अटेंड करने के लिए, नॉट बिकॉज टू हियर द सत्संग, वो वहाँ पर इसीलिए आती है तो ताकि जो वहाँ पर मेल पर्सन है उनको वो ईजिली अपने पास ला सके जो उन्हें अच्छे लगते हैं, सो दैट दे कैन गेट अ फिजिकल विद हिम. सो उनका प्योर ऑब्जेक्टिव उस सत्संग में आने का फिजिकल रिलेशनशिप बनाना था, फिजिकल प्लेजर लेना था. तो जितने भी लोग सत्संग में आते थे मेल पर्सन, उनको वो उनके साथ क्लोज होती थी, उनके साथ इंटरेक्शन करती थी, क्योंकि आश्रम में सत्संग में सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें बताते हैं. सो धीरे धीरे वो बात करना शुरू करके सामने वाले पर्सन को इमोशनली अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी एंड देन विल गेट फिजिकल विद देम. दोनों, मदर अलग बेटी अलग. ओके. सो इनिशियली मदर ने अपनी डॉटर को इंट्रोड्यूस कराया था, और अब क्लाइंट का डर ये था क्योंकि जो बेटी है, क्लाइंट की जो बेटी है, उसकी कस्टडी क्योंकि वाइफ के पास है, सो कहीं वो बेटी को भी इसी चीज़ में ना डाल दे. क्योंकि जो बच्चा बचपन से देखेगा उसके लिए नॉर्मल लगेगा कि मदर भी यही कर रही है, मेरी नानी भी यही कर रही है, सो इट इज़ नॉर्मल. सो उसको लगा कि कहीं वो मेरी बेटी को भी इस चीज़ में ना डालें, क्योंकि फाइनेंशियली वो वेल ऑफ थे, उन्हें पैसों के लिए कोई ज़रूरत नहीं है सारी चीज़ें करने की. सो उसका बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव था, उसको एविडेंसेस चाहिए थे कि सत्संग में वो ऐसा कुछ कर रही है उसकी वाइफ, ताकि उसको चाइल्ड कस्टडी मिल सके और उसको उसकी बेटी की कस्टडी मिल सके, ताकि वो उसको सेव कर सके. तो फिर इस केस में हमने उस आश्रम में एक अपने मेल अंडर कवर को लगाया जो रेगुलर वहाँ पे सत्संग अटेंड करता था. एक बहुत स्मार्ट मॉडल प्रोफाइल का लड़का वहाँ पे सत्संग में उसने रेगुलर जाना शुरू किया. वो जानबूझ के हमारे क्लाइंट की वाइफ के साथ बात करना शुरू किया, इंट्रैक्शन शुरू करा, ताकि वो उसके साथ तरफ अट्रैक्ट हो. एंड ही इज़ अ मॉडल. वो अगर एक मॉडल बेल्ट का कोई पर्सन सत्संग में जाएगा तो डेफिनेटली लड़की उससे अट्रैक्ट होगी. सो ही स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्शन विद दैट गर्ल के साथ गर्ल को उसने अट्रैक्ट करना शुरू किया. दोनों आपस में उन्होंने बात करनी शुरू करी, मिलना शुरू करा, एंड देन शी गेट इन रिलेशनशिप विद दिस गाय. सो उन दोनों के हमने सारे स्टिंग ऑपरेशन क्लाइंट को सबमिट करे. हमारे यूसी ने सारे स्टिंग ऑपरेशन बनाए कि किस तरीके से वो उससे बात करती है, किस तरीके से उसे एंटाइज करती है, रिलेशनशिप के लिए बोलती है. सो सारे स्टिंग ऑपरेशन हमारे मॉडल ने अंडरकवर ने बनाए और वो हमने क्लाइंट को सबमिट करे, ताकि क्लाइंट अपनी डॉटर की कस्टडी ले सके उससे. सो बेसिकली एक रिलीजियस प्लेस पे हर कोई सत्संग सुनने जाता है, भगवान की पूजा करने जाता है, बट दिस इज समथिंग हैपेंड. वहाँ पर ऐसी चीज़ें भी होती हैं. एंड इट वॉज प्योरली लस्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं था कि उसको कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है. इट्स जस्ट अ फिजिकल प्लेजर्स. तो एक उन्होंने स्टार्ट किया और उन्हें कन्विंस भी कर लिया, और फिर लाइक एंड सोचो द इम्पॉर्टेंट शॉकिंग थिंग इज कि मदर ने अपनी बेटी को खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व करा. इट्स नॉट दैट कि मदर अकेले कर रही थी, मदर खुद थी उस चीज़ में और वो अपनी बेटी को भी उसी चीज़ में इन्वॉल्व कर रही थी. और क्लाइंट का डर भी यही था कि कहीं मेरी वाइफ मेरी बेटी को भी इसी चीज़ में ना ले आए. आई जस्ट फील सो वियर्ड कि ये लोग जो इन सारी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, कितना मुश्किल होता होगा ना इनके लिए सोना और फिर सुबह वापस से उठना. मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने तो ये फील किया होता है और अपने क्लोज रिलेशनशिप में. वही यू थिंक कि जो लोग सिचुएशन में फंस जाते हैं और जब वो सिचुएशन सामने आती है या एंड होती है या आप लोगों की हेल्प से एंड होती है, अब बट वो एंड तो हो जाती है, वो सही तो हो जाती है या सही तक पहुंच जाती है, बट इसके बाद वो जिए कैसे? लाइक वो गिल्ट आ जाएगा, वो सारी मेमोरीज आ जाएंगी, वो सारे थॉट्स आ जाएंगे, और जिन इंसान के साथ आपने अच्छे मोमेंट्स बनाए वो सब भी नेगेटिव हो जाएंगे. तो अब बहुत सारे लोग अपने जो फंस जाएंगे उनको आप क्या गाइड करोगे कि अब आगे कैसे बढ़ें? देखो, कुछ नेगेटिव आया, इट्स गुड कि उन्होंने अभी एक करेक्टिव एक्शन ले लिया, उससे बाहर निकल गए. सोचो अगर वो टिल एंड इसी को लेके चलते रहते, इसी को मूव करते रहते और उन्हें लास्ट में पता चलता तो कितना मुश्किल था. सो फॉर देम इट्स गुड कि उन्हें पहले ही पता चल गया, उन्होंने करेक्टिव एक्शन ले लिया, वो उस चीज़ से बाहर आ गए हैं. सो देन दे शुड स्टार्ट अ न्यू लाइफ. और ऑब्वियसली इट वुड डिफ़िकल्ट होगा, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि बहुत इमोशनल सेटबैक होता है, बट येस धीरे धीरे उससे बाहर निकलते हैं, मूव ऑन करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑब्जेक्टिव है. अब जैसे इसके पास उसकी डॉटर है
तो इसकी रे ऑफ लाइट देखो और उस पर ही आगे बढ़ो. ओके, थैंक यू सो मच. आई वांट कि लास्ट में वॉट एवर यू वांट टू से, जो भी आप ऑडियंस को बोलना चाहते हो आप बोलिए. मैं इस ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगी, हमारी ऑडियंस को, कि आप जो भी करें लाइफ में, कुछ भी करें, किसी के साथ इमोशनल कनेक्ट हो या किसी को भी अपना लाइफ पार्टनर चुने या कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट करें या अपने ऑफिस में भी किसी के साथ कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें या कोई भी एम्प्लॉय हायर करें, ट्रस्ट बट ऑलवेज वेरीफाई. परफेक्ट. एंड लास्ट सवाल मैं सबसे पूछता हूँ जितने भी गेस्ट आते हैं, हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा. थैंक यू सो मच. थैंक यू.